दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल एके स्टडी लाइन में। दोस्तों कि जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अपने जो ये अपना एके स्टडी लाइन चल रहा है, इसमें अपना जो प्राचीन इतिहास चल रहा है, इस प्राचीन इतिहास में दोस्तों अपन क्या लेकर के चल रहे हैं कि भारत का प्राचीन इतिहास अपन पढ़ रहे हैं। और इस भारत के प्राचीन इतिहास में अपन एकदम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। एकदम बेसिक से अगर प्राचीन इतिहास नहीं आता होगा ना, तो अपन यहाँ से सीख करके चलेंगे कि प्राचीन इतिहास मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि पृथ्वी के जब जन्म हुआ वहां से सारी चीजें चल रही हैं। जब स्टार्टिंग में भारत का नाम कैसे भारत पड़ा, ये सारी चीजें मैं लेकर के चल रहा हूँ कि इतना बेसिक से लेकर के अपन भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ने वाले हैं। इतना शानदार चल रहा है चैप्टर दोस्तों, इसके आगे भी एकदम शानदार तरीके से चलेगा। कुछ भी आपका यहाँ से छूटने वाला नहीं है। वेद वेदांग कितने होते हैं, ठीक है, 16 सिंह जितने हमारे 16 संस्कार होते हैं सब होते हैं, सारी चीजें यहाँ से लेकर के अपन चलने वाले हैं। लेकिन बस थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक वाइज चीजें आएंगी। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से सारी चीजें लेकर के चलने लगूंगा तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन लोगों के समझ में चीजें आती नहीं होंगी, या तो बहुत सारे ऐसे भाई बहन है छोटे हैं जिनके मतलब छोटी छोटी चीजें अभी क्या है क्लियर नहीं है। तो वही अपन क्या करते हैं, अच्छे से पहले क्लियर करते हैं जितना टॉपिक अपन लोगों को दिया है। तो जो दोस्तों इसके पहले वाला हमारा पार्ट था, उस पहले वाले पार्ट में अपना कहाँ से ये वाला अपन पार्ट छोड़े थे, तो मत्स्य पुराण की कहानियां मैं आप लोगों को नहीं बताया था। मैंने कहा था कि मत्स्य पुराण में कौन थे, मनु थे। ध्यान देना कि मत्स्य पुराण में राजा मनु थे, और राजा मनु जिस स्थान पर अपनी प्रजा का देखभाल करते थे उस स्थान को क्या कहा जाता था, उसे भारतवर्ष कहा गया। ठीक, अब यही अपन लोग देखेंगे एक्चुअली में ये मत्स्य पुराण क्या होता है। अब आप लोग ये ध्यान देना कि सबसे पहला पुराण हमारा कौन सा होता है, मत्स्य पुराण ही है। ठीक, सबसे पहला पुराण कौन सा है दोस्तों, अपना मत्स्य पुराण ही है। इसके बाद अब देखो, अगर मत्स्य पुराण की गाथा आप लोगों को मैं बताऊं तो बहुत सारे लोग, पहली बात तो मत्स्य पुराण की कहानियां पता होंगी। अब मत्स्य पुराण की कहानियां नहीं पता हो तो चलो आज मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि मत्स्य पुराण की कहानियां क्या है। देखो, जब कहा जाता है ना कि अपने घर में मम्मी या पापा लोग हम लोगों को ये चीजें बताएंगे कि घर में जब पृथ्वी का क्या होता है अंत होने वाला, पृथ्वी पर पाप ज्यादा हो जाता है, राक्षसों का दुराचार बहुत ज्यादा हो गया था, उस टाइम पर पृथ्वी का अंत करने के लिए, मतलब पृथ्वी से सभी का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने एक अपनी माया रची। और वहां पर ये कहा भगवान विष्णु ने, उनका ये पहला अवतार चल रहा था, तो भगवान विष्णु मछली का अवतार लेकर के समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लिया, इसलिए इसे कहा जाता है मत्स्य पुराण कहा जाता है। अब विष्णु भगवान ने मछली का अवतार लेकर के समुद्र में प्रवेश कर लिए, और सुबह क्या होते हैं, ऋषि मनु होते हैं, ये मनु क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं स्नान करने के लिए। जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो समुद्र में जब ये हथेली लेते हैं, हथेली से क्या करते हैं, जल उठा करके ऐसे छोड़ते हैं। फिर जो भी अपना मन्नत मांगे, जो भी, अगर ये जल को, बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब लोटे वगैरह के द्वारा जल नहीं चढ़ाते हैं, तो हाथ की उंगली क्या ऐसा हाथ बना करके इससे क्या करते हैं, जल को चढ़ाया जाता है जब गंगा स्नान करते हैं तो। ठीक, अब यहाँ से जब उसमें उन्होंने ऐसा आंख बंद करके पानी को क्या किया, उठाया, उठाने के बाद में जब वहां से पानी को गिरा रहे थे तो वो मछली उनके हाथ में छोटी सी आ गई। और वो मछली थी कौन, भगवान विष्णु ही थे। और जो मछली इनके हाथ में आ गई कहती है कि हे महाराज, आप मुझे यदि आप मुझे इस नदी में छोड़ दोगे तो छोटी छोटी मछलियां हैं जो कि हमारा क्या कर डालेंगी, अंत कर डालेंगी। तो वहां पर ऋषि को उस मछली के ऊपर दया आ जाती है, हालांकि वो समझ नहीं पाते हैं। ऋषि ऋषि का मतलब क्या था, मनु की मैं बात कर रहा हूँ। मनु, उनको ये ज्ञात नहीं था कि ये कौन है। ठीक, और जब उनको ये बातें ज्ञात नहीं थी तो यहाँ से अपन ये देख करके अच्छे से चलेंगे, एक मिनट। हाँ, देखो, जब उनको ये सारी बातें ज्ञात नहीं तो वो क्या, तो पूछते हैं कि तू बताओ कि मैं तुमको कहाँ डालूं। तो मछली से वो मनु पूछते हैं कि मैं तुमको कहाँ रखूं कि जहां कि तुम अपने को सेफ महसूस करो। तो मछली कहती है कि मैं अपने आप के कमंडल में अपने आप को मैं सुरक्षित मानती हूँ। अच्छा, आप लोग जरा सा ये सोचो कि जो कमंडल होता है, कमंडल कितना बड़ा होता है, इतना ही होता है ना। अब उतने बड़े कमंडल में इतना थोड़ा सा पानी था, वो थोड़े से पानी में मछली को क्या कर लिया गया, रख गया। अब मनु लेकर के अपने जाते हैं जहां पर पूजा करने का स्थान होता है, उसी स्थान पर अपने क्या करते हैं, कमंडल को रख देते हैं। अब भगवान की लीला तो है कि अब वहां पर जब कमंडल को रख देते हैं तो जैसे ही रात भर में ठीक तरीके से पूरी रात भी नहीं होती है, अब उस रात में जब जाते हैं मनु मछली को देखते हैं तो मछली का आकार क्या हो जाता है, बड़ा, मतलब कमंडल में मछली आने वाली नहीं थी। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि मछली कमंडल में अगर रखते तो उसका दम घुटने लगता, मतलब पानी के ऊपर मछली आ गई थी। अब मछली को जीवन रहने के लिए जीवन क्या चाहिए, पानी उसके सर से ऊपर होना चाहिए, तभी तो मछलियां रह पाएंगी। अब इतनी ज्यादा मछली हो गई तो वहां पर मनु की
वाइफ थी। अब वहां पर ये दोनों लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं, कहते हैं कि अब इसमें कमंडल में तो मछली रह नहीं पाएगी, रात भर में कोई जीव इतना बड़ा हो जाता है, मुझे इस बात का तो अंदाजा ही नहीं था। अब मछली को लेके जाते हैं, उनके सामने एक गड्ढा होता है, घर के सामने उस मतलब कुटिया के सामने एक गड्ढा होगा, उसी गड्ढे में ही क्या करते हैं, मछली को डाल देते हैं। जब गड्ढे में मछली को डाल देते हैं तो मछली सुबह होते 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 उस गड्ढे से भी बड़ी हो जाती है। ठीक, ध्यान से देखते रहो, अब मछली गड्ढे से बड़ी मतलब उस गड्ढे में भी वो मछली नहीं रह पाई रही है। ठीक है, अब जब मनु क्या करते हैं, कहते हैं कि अब ये गड्ढे में भी मछली नहीं रह पाएगी, इसको ले जाते हैं तालाब में छोड़ देते हैं। तालाब में जब मछली को छोड़ते हैं तो वो तालाब के बराबर हो जाती है। अब ठीक, अब उस तालाब के द्वारा जब ले जाते हैं मछली को, क्या करते हैं, समुद्र में छोड़ देते हैं, तो मछली अपना विकट रूप एकदम धारण करते हुए चली जाती है, चली जाती है, बहुत बड़ी मछली हो जाती है। तो वहां पर मनु को ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी मछली है, अब ये समुद्र में भी नहीं रह पाएगी। हालांकि समुद्र में तो मछलियां रह सकती है, लेकिन उनका ऐसा कल्पना थी कि मतलब उतनी बड़ी मछली उन्होंने देखा ही नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसी कल्पना कर डाला। अब वहां पर कहते हैं, अब वहां पर ऋषि मनु को ये सारी बातें समझ में आ गई कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। जब वो साधारण मछली नहीं थी तो जो ऋषि थे वो उसी मछली से ही पूछते हैं कि आप कौन है। तो वहां पर विष्णु भगवान अपना रियल का अवतार दिखाते हैं। तो वहां पर उनको ये बोलते हैं कि हे मनु, अब इस दुनिया का क्या होने वाला है, अंत होने वाला है। आने वाली पूर्णिमा को बहुत ही घंघोर वर्षा होगी। क्या बोले, आने वाली पूर्णिमा को बहुत ही घंघोर वर्षा होगी, उस वर्षा में समस्त जीव का अंत हो जाएगा। ठीक है, उस वर्षा में समस्त जीव का अंत हो जाएगा। तो मैं तुम्हें ये उपदेश देता हूं कि आने वाली अमावस्या को मैं एक तो शक्ति के द्वारा एक नाव प्रदान किए, बोले कि इस नाव में समस्त जितने चीजों की आवश्यकता हो, तुम और तुम्हारी पत्नी और इस सृष्टि में जितनी भी आवश्यक चीजें हैं, उन सभी को लेकर के इस नाव पर तुम बैठ जाना। ठीक, अब आवश्यक चीजें क्या क्या है ये भी बताए उनको, जितने बीज हैं, जितने पेड़ पौधे के बीज हैं, सारे के खाने पीने के बीज लेकर के नाव पर बैठ जाना। जितने कीड़े मकोड़े हैं, इनका एक मेल एक फीमेल, एक एक जोड़ा कीड़े मकोड़ों का, जानवरों का, हंसों का, चिड़ियों का, पक्षियों का, सांप का, बिच्छुओं का, सभी का एक एक जोड़ा लेकर के बैठ जाना। और मनु और उनकी वाइफ तो थे ही, और वहां पर लेकर के सब लोग बैठ जाना। अब इस दुनिया का मैं अंत करने वाला हूं, और मैं तुमको उस नदी में जब बहुत उछाल आएगा तो वहां पर एक स्वर्ण मछली आएगी, वो मछली मैं रहूंगा, मेरी सींग में तुम अपनी नाव को बांध देना, और मैं तुम्हारे सींग नाव को लेकर के किसी ऊंचे पर्वत पर चला जाऊंगा। ठीक है, अब ऊंचे पर्वत पर जब लेके चले गए तो वहां पर एक नए जीवन का उत्पत्ति होती है। वो नए जीवन की जो उत्पत्ति होती है, भगवान विष्णु वहीं पर क्या होता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद का ही निर्माण होता है। तो ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद का जो निर्माण होता है वो मत्स्य पुराण से ही क्या होता है, मत्स्य पुराण के अंतिम भाग से ही क्या होते हैं, ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। तो यही कहा जाता है कि जो ऋषि थे उस पहाड़ पर लेकर के चले गए सभी को, और वहां पर जो ऋषि की प्रजा थी वो पहाड़ ही अपना क्या है, पूरा का पूरा भारत है। इसीलिए इसे क्या कहा गया, भारतवर्ष कहा जाता है। कि ऋषि जो मनु थे, उनकी प्रजा थी, उनकी प्रजा जिस भूभाग पर निवास करती है उस भूभाग को ही हमेशा क्या कहा जाता है, उस भूभाग को भारतवर्ष कहा जाता है। ये हमारी मत्स्य पुराण की कहानी है। और यहीं से कहा जाता है कि ऋषभ देव थे, ऋषभ देव के बड़े पुत्र के नाम भरत था, उन भरत के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। ठीक, अब यहीं से कहा जाता है। अच्छा, ये तो भारत के नाम के संबंध में इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। अगर अब यहीं से ये बातें हम लोगों को बता देता है कि ध्यान से समझते जाना, चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होंगी आप लोगों को, कोई समस्या इसमें होने वाली नहीं है। ठीक, एकदम अच्छे तरीके से आपको चीजें क्लियर होंगी, इसमें एक पैसे का भी आपको डाउट नहीं लेना है। लेकिन अब यहाँ से अपन देखेंगे कि भारत कहाँ किसे जाता है, एक्चुअली में भारत होता क्या है। अब आप लोग ये अच्छे से समझ के चलना, जैसे आप लोगों से कोई घर का परिचय मांगे, ठीक, अगर कोई किसी के घर का परिचय मांगेगा, कहेंगे कि बताओ यार, अच्छा है क्या राम बाबू के घर का परिचय बताओगे क्या मुझे, कि राम बाबू का घर किधर पड़ता है। अब राम बाबू के घर का अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति आता है राम बाबू के घर का परिचय मांगेगा, तो तुम लोग उसको क्या बताओगे, ऐसा है ये जो सामने वाला घर दिख रहा है और जो अंत वाला घर दिख रहा है उसके बीच में ही जो घर है वही किसका घर होता है, राम बाबू का घर होता है। इसका मतलब क्या, अगर यही से मैं बताऊंगा एक नंबर होगा ये 3 नंबर, एक नंबर और 3 नंबर के बीच में जो होगा उसे ही अपन लोग क्या बोलते हैं, 2 नंबर बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा।
कि इसके और इसके बीच में। तो अपन लोग यहाँ से ये सारी चीजें इतना कंठस्थ कर सकते हैं कि जो हम लोगों के पास में यहाँ पर ये आता है। एक मिनट, हाँ चलो, अब यहाँ से अपन ये देखेंगे कि क्या होगा। इसी प्रकार से भारत कहते किसे है, तो भारत, ध्यान से देखना, ऐसा स्थान जो कि समुद्र से 3 स्थान से घिरा हो, समुद्रों के द्वारा 3 जगहों से घिरा हो, उसे भारतवर्ष कहा जाता है। या तो अपन लोग इसे बोलेंगे, जैसे कि हमारा ये होगा, देखो अब भारत कहा किसे, भारत किसके किसके बीच में अपना पड़ता है, पहली बात तो हम लोगों को ये समझना होगा। अच्छा, अब ध्यान से आप लोग देख करके चलना, ऐसा कहा जाता है कि पहले जो हमारा भारत था ये हमारे विषुवत रेखा के नीचे था, लेकिन अब भारत विषुवत रेखा के कहां पहुंच गया है, ऊपर पहुंच गया है। और ऊपर पहुंच जाता, अगर यहाँ पर क्या ना होता, हिमालय पर्वत ना होता, तो नेपाल को लेकर के घुस जाता चाइना के अंदर। ठीक, ऐसा ही तो होता है। अब देखना, अभी इतिहास पढ़ाऊंगा, बहुत ही गजब तरीके से शानदार एकदम चलने वाला है। देखो, अब ये कहा जाता है कि जो भारत हमारे पास में होता है, देखो अब ये जो यहाँ से भारत हमको दिखाई दे रहा है, देखो अब यहाँ से हमारे पास में जो क्या होगा, भारत होगा। इसे अपन अच्छे से देख करके चलेंगे, एक मिनट। एक मिनट, सॉरी, चलो। अब यहाँ से अपन देखते हैं कि ये क्या होगा, कह रहे कि भारत एक्चुअली कहते किसे हैं, किस भूभाग को भारत कहा जाता है। ठीक, क्या बोला, किस भूभाग को भारत कहा जाता है। अरे पृथ्वी तो बहुत बड़ी है ना, अब इतनी बड़ी जो हमारी पृथ्वी है, कहां पर भारत है, इसका कोई अंदाजा है क्या, तो लेके लोकेशन भारत की कैसे बताई जाती है, अब इसको ध्यान से अच्छा खासा समझ के चलना। तो जो भारत है पृथ्वी पर, एक क्या है, हिमालय पर्वत है। ध्यान से देख करके चलना, मान लेता हूं कि ये हमारा क्या होता है, ये हिमालय पर्वत होता है, इतना, ये हमारी क्या है, हिमालय पर्वत होता है। ठीक, अब ये हिमालय पर्वत है, हिमालय हिमालय पर्वत तथा समुद्र के बीच में, ये वाला जो हमारा पूरा पूरा भाग है, ये क्या होगा, हमारा समुद्री एरिया होता है। इस वाले पूरे के पूरे भाग को अपन क्या बोलते हैं, समुद्री भाग बोला जाता है। इस हिमालय के बीच में देखो, हिमालय हम लोगों का होता है के कहां पर देखेंगे, अगर हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में जो हमको भूभाग बना हुआ दिखाई देता है, इस भूभाग को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से, इस भूभाग को ही अपन क्या बोलेंगे, भारतवर्ष बोला जाता है। ध्यान से, अब यही हमारा क्या होगा, भारतवर्ष कहलाता है। कुछ लोग कहते होंगे कि भारतवर्ष ठीक से बना नहीं है, यार इसमें ज्यादा परेशान मत हो, यही हमारा क्या होता है, भारतवर्ष होता है। चलो अब यहीं से अपन लोग ध्यान से देख करके चलेंगे, ये सारी चीजें हमारे पास में क्या है, भारतवर्ष होता है। चलो अच्छा बात, ये बातें समझ में आई, किस स्थान को भारत कहा जाता है, तो हिमालय के कहां पर होगा, दक्षिण में। ध्यान से, ये हिमालय है, अब हिमालय के किधर होगा, दक्षिण में। अब समुद्र के क्या होगा, उत्तर में। समुद्र के उत्तर में जो स्थल भाग होता है, इस स्थल भाग का नाम ही हमारा क्या होता है, भारतवर्ष कहा जाता है, या तो भारत कहा जाता है। बोलो, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई कि भारत क्या होता है और भारतवर्ष क्या कहलाता है। अब यहां से तो हम लोगों की इतनी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब भारत हम लोग समझ गए ना कि भारत में क्या क्या है। अब ये चीजें अपन लोग यहाँ से इतना समझने का कोशिश करते हैं। अब यही हेडिंग हमारी, देखो अब यहाँ से मैंने बताया मत्स्य पुराण की कहानियां क्या होती हैं, ये भी हो गया। ऋषभ देव के बड़े पुत्र का नाम भरत था, इसके स्थान पे भारत का नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। अब फिर कहा जाता है क्यों, कौन सा स्थान होता है जिसे भारतवर्ष कहा जाता है, तो ये कहता है कि हिमालय के किधर, उत्तर में, हिमालय के सॉरी, हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में जो स्थल भाग होता है उसे ही क्या कहा जाता है, भारत कहा जाता है। एकदम बेसिक से आप लोगों का चल रहा है दोस्तों, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो को पहुंचाओ, क्योंकि एकदम ही बेसिक से मैं लेकर के चल रहा हूं। अब ये बातें तो इतनी यहाँ पर हो जाती हैं। अब आगे देखते हैं कि भारत के प्राकृतिक विभाग हमारे कौन कौन से हैं, इसे अच्छे से देख करके अपन चलते हैं। अब ये भारतवर्ष हमको यहाँ पर
पर मिल जाता है। अब यहीं पर मैं भारत का थोड़ा सा बड़ा सा मैप बना करके चलता हूँ कि भारत एक्चुअली में क्या होगा। ध्यान ध्यान से इसको अच्छे से समझ के चलना। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को दिशा तो समझ में आती होगी ना, मैं यहीं पर दिशा थोड़ा बताता हूँ। अगर इधर जाओगे दोस्तों, ये वाला क्या होगा, पूरब वाला भाग होता है, इसे क्या बोलते हैं पश्चिम, ऊपर क्या होता है उत्तर, नीचे क्या होता है दक्षिण होता है, नीचे क्या होता है दक्षिण होता है। इतनी बातें स्पष्ट हैं। अब यहां से देखो, अब कह रहा है कि भारत के कौन कौन सी प्राकृतिक अवस्थाएं होती है, अब ये हमें अच्छे से समझ के चलना पड़ेगा। तो इसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हो सकता है कि आगे की थोड़ा सा टॉपिक हम लोगों के लिए क्या लगे, टफ लगे। इसलिए हम लोग एकदम बेसिक्स लेकर के चलेंगे। अगर छोटा भाई भी आपका बैठा होगा ना, तो उसके भी एकदम गजब तरीके से समझ में आएगा। कह रहा है कि भारत की प्राकृतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। देखो, भारत की प्राकृतिक अवस्थाएं का मतलब क्या होगा, भारत का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई कितना दिया है, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर भारत कितना है, किस अक्षांश के बीच में आता है, किस देशांतर के बीच में आता है, ठीक, भारत के कितने भाग हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को क्या है डिवाइड करके यहां से समझना है। उसके बाद अपने को समझ में ये सारी चीजें अच्छे से आ सकती हैं कि एक्चुअली में भारत वर्ष जो हमारा है कहां से कहां तक भारत वर्ष हमारा बिलोंग करता है। चलो अब अपन आगे देख करके चलते हैं दोस्तों, चलिए देखें। चलो, हालांकि यहाँ से जो हम लोगों का क्या होता है भारत होता है, इसमें से कुछ लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो गई हैं। अब कुछ लोगों को जो चीजें यहाँ से क्लियर नहीं हुई होंगी उसको आप लोग क्या करो, मैंने भारतवर्ष का पुराना वीडियो दोस्तों मैंने बना करके आप लोगों को दे दिया है, और जा करके वहां पर दोस्तों आप अपनी मैपिंग को अच्छा खासा क्लियर कर लो, ठीक। जिन लोगों की मैपिंग अच्छी खासी क्लियर नहीं है वहां पर देखो, मैंने भारत के 28 राज्य जितने हैं सभी के सभी राज्य को मैं आप लोगों को अच्छा खासा कंप्लीट करा दिया हूँ, याद करा दिया हूँ। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जा करके शीघ्रता के साथ आप लोग वहां पर देखो मैप को, और समझ में आप लोगों को आ जाएगा। चलो अब यही समय देखता हूं कि हम लोगों का भारत क्या हुआ बन गया। देखना, सभी लोग ये चीजें समझते हो कि ये वाला भाग हमारा क्या कहलाता है, पूरब कहलाता है। ये वाला हमारा भाग क्या होगा, पूरब होगा। और ये वाला भाग हमारे पास में क्या कहलाता है दोस्तों, पश्चिमी भाग कहलाता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये पूरा का पूरा हमारा भारत होता है दोस्तों, अगर इसे इस भाग में अगर अपन डिवाइड कर देते हैं, तो जो ऊपर का भारत होता है इसे अपन लोग क्या कहते हैं, उत्तर भारत कहा जाता है। अब यहीं से चीजें ध्यान दे करके चलना, ये क्या होगा हमारा उत्तर भारत कहलाता है, और नीचे का जो हमारा भारत होगा इसे अपन लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी भारत कहा जाता है। इसीलिए तो इसे क्या कहते हैं, दक्षिणी भारत कहा जाएगा। अब भारत में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भारत में रहने वाले लोग क्या कहलाएंगे, भारतीय कहलाते हैं। अब भारतीय जो होते हैं अपने आप को इंडियन लगाते हैं कि नहीं, जैसे किसी देश में रहने वाले जो लोग जो निवास स्थान करने वाले होते हैं एन उनके लास्ट में लगा देते हैं, तो भाई इंडियन अमेरिकन जितने हमारे होते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भारत में रहने वाले लोग इंडियन भारतीय कहलाएंगे, इंडियन कहलाते हैं। ये नॉर्थ इंडियन होते हैं, ये साउथ इंडियन होते हैं। अब मूवी आपकी कहां से बन के आती है, साउथ इंडियन मूवी आप लोग देखते हो ना, तो साउथ वाली तेलुगु कर्नाटकी कन्नड़ी जितनी मूवियां होती हैं सब कहां से आप लोग देखते हो, अल्लू अर्जुन किधर के हैं, साउथ इंडियन है ना, राम जो है किधर का है, साउथ इंडियन सभी तो होते हैं। तो साउथ इंडियन वाली मूवी कहां पर आकर के चलती है, उत्तर भारत में चलती है। अच्छे से ध्यान देना, इसका मतलब उत्तर भारत वाली मूवी पता नहीं इधर देखते हैं कि उनको अच्छी ही नहीं लगती है, लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर हालांकि साउथ इंडियन वाली मूवी इधर उत्तर भारत में डबिंग करके आती है, ठीक है, हिंदी वॉइस में आती है। चलो अब यहां से अपन देखते हैं, ये उत्तर भारत होगा, ये उत्तर भारत, निचला भारत क्या होगा, दक्षिण भारत होता है। अब नीचे से अपन देख करके चलेंगे एक्चुअली। अच्छा देखो, अगर इसी को मैं इस प्रकार से ना बांटूं, अगर मैं खड़ी खड़ी एक रेखा में बांट देता हूं इसी को पूरा पूरा, तो अगर वो जो खड़ी खड़ी ऊर्ध्वाधर हमारी रेखा जाती है ये भारत को कितने भाग में बांटेगी, तो अपन ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये भारत को कितने भागों में बांटेगी। चाहे खड़ी रेखा खींचो दोस्तों, वो भी तो दो भागों में बांटेगी ना। अगर इस प्रकार से अगर अपन रेखा खींचेंगे तो ये वाला भाग भी हमारा क्या कहलाता है, इस वाले भाग को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्वी भारत बोलेंगे। क्या बोला जाता है इसे, अपन लोग क्या, अगर इस साइड से देखोगे तो इसे पूर्वी बोलेंगे, इस साइड से देखोगे तो इसे क्या बोलते हैं, पश्चिमी बोलेंगे। इधर से अगर जो पीछे होगा वो आगे वाले को देखेगा तो क्या देखेगा, उसे पूर्वी भारत ही बोला जाएगा ना। अगर यहाँ पर एक राज्य ए है,
एक राज्य भी है, हालांकि ये देखेंगे तो उत्तर में भी है, ठीक है, उत्तर में भी है, लेकिन अपन देखेंगे तो क्या होगा, ए वाला क्या कहेगा कि ये पूरब में है, बी वाला क्या कहेगा कि एक इधर है पश्चिम में है। तो इस वाले भारत को क्या बोलते हैं, पूर्वी भारत बोला जाता है। और इस वाला जो हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, भारत होगा, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी भारत बोला जाता है। ये वाला हमारे पास में क्या होगा, पश्चिमी भारत कहा जाता है। बोलो इतनी बातें अच्छे से समझ में आ रही है हम लोगों को। तो ये क्या होगा हमारा पूर्वी भारत, ये क्या कहलाता है, पश्चिमी भारत कहलाता है। अब यहीं से अगर इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, अब अच्छे से हमको ध्यान लगा के अच्छा खासा समझना पड़ेगा। इसको भी मैंने यहीं से लाइन खींच दिया। अब हमने क्या बोला, जो इधर का पूरा पूरा हमारे पास में भारत होता है, ध्यान से देखना, जो इधर का हमारे पास में पूरा भारत होगा और जो इधर का हमारे पास में पूरा भारत होगा, आप लोगों को लाइनें तो पूरी अच्छी खासी दिखाई दे रही है ना। आज के बाद यहां से कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए दोस्तों कि हमको ये सारी चीजें नहीं आती है, न आने वाली सवाल तो यहां से होना ही नहीं चाहिए। अब यहां से हमने इसको क्या कर लिया, समझा इतना। देखो जो इतना हमारा इधर का पूरा भाग होता है, एक रेखा तो हमारे पास में क्या है, ये वाली गई है जो कि उत्तर दक्षिण को मिलाई, एक रेखा हमारे पास क्या गई है, ये वाली गई है जो कि पूरब पश्चिम को मिलाती है। अब देखो जो इधर वाला पूरा का पूरा हमारे पास में क्या होगा, भाग होगा, इस वाले पूर्वे पूरे भाग को पूर्वोत्तर भारत बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, पूर्वी उत्तर भारत बोल सकते हैं। तो पूर्व उत्तर या तो पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है, क्योंकि ना तो ठीक तरीके से पूरब में है ना तो ठीक तरीके से उत्तर में है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है। और इधर जो हमारे पास में भारत होगा, इस भारत का नाम हमारे पास में क्या होता है, पश्चिमोत्तर भारत होता है। इसे क्या बोलते हैं, पश्चिमोत्तर भारत बोला जाता है। और यहाँ पर जो हमारे पास इधर भारत आता है, ये ना तो दक्षिण में है ना तो पश्चिम में है, इसे दक्षिणी पश्चिमी भारत बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिमी भारत बोलेंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास इस साइड में आएगा, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्वी दक्षिण, क्या पूर्वी दक्षिण भारत बोला जाता है। इतनी बात यहाँ से हम लोगों को अच्छा खासा क्लियर हो रहा है। लेकिन ध्यान ध्यान इस बात का देना कि यहीं पर अगर मान लेते हैं कि दो राज्य हमारे पास होते हैं, अब ध्यान से देखना, अगर दो राज्य हमारे पास होंगे तो अपन इसे क्या बोलेंगे, एक राज्य यदि मैं मान लेता हूं यहीं से हमारा क्या होता है, महाराष्ट्र हो जाता है, और यहीं से हमारा क्या होता है, मध्य प्रदेश होता है। तो महाराष्ट्र क्या कहेगा कि मध्य प्रदेश पूर्वी भारत है, लेकिन यहां से क्या मध्य प्रदेश इसे क्या बोलेगा कि ये पश्चिमी भारत होता है। अब वहां पर सीन से हमको ये लगाना पड़ेगा, अगर दो भारत की कल्पना करता है तो, हालांकि ये छोटी छोटी चीजें जितनी है, यहां से मैंने आपका ये पूरा का पूरा कंफर्म कर दिया कि भारत के कितने भाग होते हैं। अब चलो, ये तो भारत के प्राकृतिक विभाग में बता रहा हूं आप लोगों को। अब भारत एक्चुअली में इसकी बाउंड्री लाइन कितना है, भारत की कितनी सीमा रेखा तो अभी लास्ट में चलेगा, भारत का लंबाई कितना है, भारत की चौड़ाई कितना है, ये आपन देख करके अच्छे से चलते हैं। तो ध्यान में रखना, हमेशा क्या होता है, भारत की लंबाई और चौड़ाई हमेशा क्या होती है, लगभग बराबर होती है। ध्यान से, भारत की लंबाई और चौड़ाई लगभग कितना होती है, लगभग बराबर होती है। चलो इसको अपन लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं अच्छे तरीके से। अब यहीं से हम लोगों के पास में क्या निकलता है, निकलेगा। अब इसको अपन अच्छे से देखेंगे। देखो अब भारत की लंबाई और चौड़ाई, देखो इसे आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि भारत कितना किलोमीटर अपना क्या है, लंबा है। अब लंबाई और चौड़ाई अपन लोग क्या देखते हैं, पूरब और पश्चिम दिशा के हिसाब से देखते हैं दोस्तों, कि लंबाइयां और चौड़ाइयां जो इसकी क्या होती है, निकलती हैं दिशा के ही हिसाब से निकलेंगी, कि इसकी डायरेक्शन कितना दिया है और इसका दिशा कितना दिया है। अब ध्यान देना, चलो अब यहीं से हम लोगों के पास में आएगा, मान लेते हैं कि एक भारत तो अभी हमको फिर से बनाना पड़ेगा। देखो छोटा सा ही बनाएंगे लेकिन एक भारत यहाँ पर बनाना पड़ेगा। देखो ये हमने यहाँ से भारत बनाया, इसका ये इसका सिक्किम होगा, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश होगा। भारत बनाना अच्छे से सीख लो, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, बनाते रहोगे भारत तो ज्यादातर चीजें आपको क्लियर रहेंगी। ठीक, कोई सा भी मुद्दा हो, भारत बनाना तो आपको सीखना ही पड़ेगा। चलो अब यहाँ से अपना क्या बन गया, भारत बन गया। ठीक, अब देखो मैंने जो यहाँ से भारत पूरा पूरा बना करके छोड़ा है, अब यहाँ से आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, भारत अगर देखेंगे तो भारत का जो यहाँ पर सबसे ज्यादा लंबा सिरा होता है अरुणाचल प्रदेश के होकर के आता है। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश से लेकर के यहाँ पर जो गोवा वाला राज्य होता है,
यहां से लेकर के गुजरात, सॉरी गोवा नहीं गुजरात बोलेंगे, यहां से यहां तक की जो भारत की दूरी होती है ये कितना होती है, 2933 किलोमीटर। ध्यान से, भारत की पूरब से लेकर के पूरब का अंतिम बिंदु और पश्चिम का जो अंतिम बिंदु है भारत का, नहीं दिखा, ये पश्चिम का जो अंतिम बिंदु है भारत का, यहां से यहां तक के बीच की दूरी, ध्यान रखना, 2 बार क्या लिखना, 3 लिखना, 3 त्रिक का क्या लिखना, 9, 3 कितनी बार लिखे हो, 2 बार, टोटल कितना आ गया, 2933, 3 लिखो, 3 त्रिक का 9, 3 कई बार लिखा, 2 बार, ये 29 तो कितना आ जाता है, 33 आ जाता है। अब ये बातें यहां से क्लियर हो जाती हैं। ये तो हमारा क्या हो गया, भारत की क्या, पूरब से लेकर के पश्चिम के बीच की दूरी। अब अगर हमको बताता है कि भारत की उत्तर से लेकर के, ध्यान देना, ये उत्तर भारत का उच्चतम बिंदु होता है, ये दक्षिण भारत का निम्नतम बिंदु होता है, मतलब बाह्य बिंदु होता है। अब यहां से लेकर के अगर यहाँ के बीच की अगर हमसे दूरी पूछेगा तो ये हमारा कितना होता है दोस्तों, इधर की दूरियां थोड़ी सी क्या होती हैं, ज्यादा होती है। अब आप लोगों को यहां से समझना पड़ेगा, ये 2933 किलोमीटर होता है। अब यही मैंने यहां से बता रहा हूं, बीच की दूरी कितना होती है, 3214 किलोमीटर। मीटर में नहीं होता है दोस्तों, किलोमीटर में होता है, ये चीजें ध्यान देना। ये कितना होता है दोस्तों, 3214 किलोमीटर। अब यही मैंने कहा, अब ध्यान देना कि भारत की पूरब से लेकर के पश्चिम के बीच की दूरी कितना है, 2933 किलोमीटर भारत है, लेकिन उत्तर से लेकर के दक्षिण के बीच भारत की जो हमारी क्या है दूरी है, वो कितना है दोस्तों, तो 3214 किलोमीटर टोटल भारत पड़ता है। इतनी बात बराबर। अब यही मैंने यहां पर लिख करके रखा है कि पूरब से लेकर के पश्चिम के बीच की दूरी भारत की कितनी है, तो पूरब से लेकर के पश्चिम के बीच जो भारत की हमारी दूरी है दोस्तों, वो टोटल दूरियां हमारी कितनी है, 2933 किलोमीटर। ये मैंने यहां पर लिखा है। और बोल रहा है कि उत्तर भारत के जो हमारा क्या, दक्षिण उत्तर से लेकर के दक्षिण के बीच की यहाँ पर जो दूरियां हैं, ये 3200 कितना है, 14 किलोमीटर यहाँ पर ये दर्शाता है। ठीक, देखो बात समझ में नहीं आ रही है, ये 3214 किलोमीटर यहाँ से इतना है। ठीक, अब अगर इसका देखेंगे कि भारत किस अक्षांशों के बीच में आता है, किस देशांतरों के बीच में आता है। अब यहाँ से एक बातें अच्छी खासी हम लोगों को समझनी पड़ेंगी कि किस अक्षांश के बीच में आता है, किस देशांतर के बीच में आता है। दोस्तों वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग शेयर करोगे, क्योंकि किसी न किसी की वीडियो अच्छा खासा हित में लगेगा। आप लोग जितना ज्यादा दोस्तों वीडियो शेयर करेंगे, और चूंकि वीडियो सब्सक्राइबर शेयर सबकी आवश्यकता है अभी हम लोगों को, तो वीडियो को आप लोग ज्यादा शेयर करो। जैसे ही वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा खासा आप लोग देते हो, चैनल ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगा। और उसके बाद और एक्स्ट्रा विषय में लाने की सोच रहा हूँ, उसका टाइमिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन पहले वीडियो को तो शेयर करो। चलो अब यहां से क्या होगा, अक्षांश क्या होते हैं और क्या होते हैं देशांतर, किन किस अक्षांश के बीच में आता है, किस किस देशांतर के बीच में भारत आता है। अब यही अच्छे से ध्यान से समझ के चलना। अच्छा, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, पृथ्वी पर डाली गई वह काल्पनिक रेखा जो क्षैतिज में होती है उसे क्या कहते हैं, अक्षांश कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर डाली गई काल्पनिक रेखा को ही क्या कहते हैं, देशांतर कहा जाता है। इतना बात बराबर है। पृथ्वी पर देखो अक्षांश और देशांतर होते नहीं है, कोई लाइनें खींची नहीं गई है, केवल एक मानक इसे मान लिया जाता है कि अक्षांश और देशांतर होते हैं। इसी पर मान करके भारत का समय निकाला जाता है, जो कि 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, मेन टाइम से लंदन के। चलो अब यहां से हमारा क्या होगा, यहीं से हम लोगों को क्या होगा निकलेगा, भारत अक्षांश, यहां से एक अक्षांश गया होगा, ये दूसरा गया होगा, ये तीसरा गया होगा, ये चौथा गया होगा, ये पांचवा गया होगा। हालांकि ये मैं पहले वीडियो में बताया हूं, ऐसे करके लास्ट में जो हमारा क्या होगा, भारत का दक्षिणी अक्षांश जो हमारा होगा, ठीक है, विषुवत रेखा से ये कितना यहाँ पर अक्षांश, किस अक्षांश के बीच में है, 8 डिग्री 4 मिनट। ध्यान से देखना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच भारत स्थित है। ध्यान से, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। अब पूरा यहाँ पर दक्षिणी में अगर उत्तरी में चले जाएंगे तो उत्तरी में कितना होता है, 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में क्या है, भारत स्थित है।
इन अक्षांशों के बीच में। अब हमने कहा किस किस देशांतर के बीच में भारत स्थित होता है, तो भारत किस किस देशांतर के बीच में स्थित होते हैं। ठीक, अब भारत किस किस देशांतर के बीच में स्थित है, अब यही चीजें हम लोगों को यहाँ से अच्छे समझ के चलना पड़ेगा कि भारत किस देशांतर के बीच में स्थित है। अब देखो इधर से जो देशांतर हम लोगों का निकल के आता है, ये देशांतर का मान इधर कितना चला जाता है, इस देशांतर का जो मान होता है दोस्तों, इसे क्या कहा, 68 डिग्री 60 मिनट कहा जाता है। 68 डिग्री 60 मिनट कहा जाता है कि ये 68 डिग्री 60 मिनट है। और जो हमारा पूर्वी अक्ष भारत है, ये किस अक्षांश के बीच में स्थित है, तो ये 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में स्थित है। भारत का क्या होगा, किस सॉरी अक्षांश नहीं, क्या बोला मैंने, देशांतर, किस देशांतर के बीच में स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट के बीच में स्थित है। और किस देशांतर के बीच में स्थित होता है, तो क्या बोलेंगे, 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में भारत स्थित है। अक्षांश विस्तार कितना है, ध्यान से मैंने अभी जितना आप लोगों को बोला ये सारी चीजें कि भारत हमारा किसके बीच में, भारत का पृथ्वी पर जो स्थल भाग है, पृथ्वी पर एक ऐसा स्थल भाग है जिसका नाम क्या है, भारत। अब भारत कहाँ किसे जाता है, एक ऐसा भूखंड, एक ऐसा पृथ्वी का भाग, एक ऐसा स्थल का भाग जो कि हिमालय तथा समुद्र के बीच में स्थित है, उस भूभाग को क्या कहा जाता है, भारत कहा जाता है। उस भूभाग को क्या कहा जाता है, भारत कहा जाता है। अब यहां से हमने भारत बता दिया। अच्छा, भारत की लंबाई और चौड़ाई कितना है, तो भारत की लंबाई और चौड़ाई लगभग, भारत एक आयताकार हमारा है, ठीक है, ये लगभग कहा जाता है कि भारत एक क्या है, हमारा आयताकार है, ठीक है, चतुर्भुज के आकार का है। लेकिन अब यहाँ पर जो भारत हमारा है, भारत की पूरब से लेकर के पश्चिम के बीच की दूरी कितना है, पूरब से लेकर के पश्चिम के बीच, मैंने क्या बोला, 2 बार 3 लिखो, 3 3 का गुणा करो, 1 बार 2 लिखो ना, यही हमने बोला। 3 त्रिक का 9, कितनी बार लिखा, 3 2 बार लिखा, तो 2900 कितना होगा, 33 किलोमीटर भारत हमारा होता है। अब पूरब से लेकर के पश्चिम के बीच में जो हमारा भारत, सॉरी उत्तर से लेकर के दक्षिण के बीच में जो भारत आता है, ये इसकी लंबाई कितना है टोटल, तो हमने कहा इसका जो यहाँ पर लंबाई होता है 3214 किलोमीटर होता है। इतना बातें स्पष्ट है। चलो, अब 3214 किलोमीटर यहाँ से भारत आया। अब इसमें क्या बचता है, अब कह रहा है कि चलो अब भारत के लंबाई और चौड़ाई से तो हम लोग परिचित हो गए कि भारत की लंबाइयां और चौड़ाइयां कितनी है। अब अपन ये देख करके चलते हैं कि भारत का स्थल का नाम क्या होता है। जो भारत की चट्टान मतलब जमीन है, जल वाले भाग का बात नहीं कर रहा हूं, जल मंडल की बात नहीं कर रहे हैं, स्थल मंडल की बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, मैं जल मंडल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्थल मंडल की बात कर रहा हूं कि स्थल मंडल जो हमारा है, ये किस किस नाम से जाना जाता है। अब यही अपन देखने वाले हैं। अब इसको अच्छे से यहाँ पर समझेंगे कि भारत हमारा जो है किस किस नाम से जाना जाता है। तो भारत के स्थल को 4 भागों में भारत पर डिवाइड किया जाता है। और टोटल वो 4 भाग हमारे कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा हिमालयी क्षेत्र होता है, दूसरा हमारा मैदानी भाग होता है, तीसरा पठारी भाग होता है, और चौथा क्या होता है, तटीय भाग होते हैं। चलो अब अपन देखते हैं कि मैदानी भाग क्या होता है, पठारी भाग क्या होता है, तटीय भाग क्या होते हैं, और हिमालयी भाग क्या होते हैं। अच्छे से देख करके चला। देखो यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई कि भारत की प्राकृतिक अवस्थाएं, पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी कितना है, उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितना है, किस अक्षांश के बीच में आता है, किस देशांतर के बीच में भारत आता है। और उसके बाद यहीं से बोलेगा कि भारत के प्राकृतिक विभाग कौन कौन से हैं। तो मतलब भारत का जो स्थल भाग है, स्थल मंडल, देखो आप एकदम सीक्वेंस से लेकर के चीजें चल रहा हूं, अगर पढ़ोगे तो बहुत जोरदार चीजें समझ में आएंगी। अब यहीं से मैंने ये बोल दिया, देखो अब यहां से ये पूरा का पूरा क्या होगा, भारत है। देखो यहां पर मैंने इस पर माना कि ये होगा, भारत होगा। देखो ये पूरा क्या बना, हमारा भारत होगा। अब बोलूंगे कि ये जो हमारा भारत का सिरहाना यहाँ पर पूरा दिया है, इसके बीच में जो हमारे पास में स्थल भाग जितने हमारे हैं,
इन स्थल भाग जितने हैं, इन स्थल भागों को टोटल 4 भागों में बांटा गया है। एक तो क्या होगा, हिमालयी भाग होगा, दूसरा क्या होगा, उत्तर भारत होता है, तीसरा क्या होगा, प्रायद्वीपीय भाग होता है, पठारी भाग, और हमारा चौथा क्या होता है, तटीय भाग होते हैं।